नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आप लेखपाल के ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों की सीरीज देख रहे हैं। पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन लोगों ने अभी पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट भी देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है लेखपाल ग्राम विकास की, उसमें ये पार्ट पड़ा है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। प्रश्न है, सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप किन आधारों पर निर्मित होता है। यानी पूछ रहा है कि जो सामाजिक समूह बनते हैं उनके आधार क्या होते हैं। पहला दिया है लोगों की आपसी संबंधों की चेतना, यानी कि जब लोग आपस में अपने काम के लिए या विभिन्न स्वार्थवश या निस्वार्थ भाव से ही उनके मन में ये चेतना बनती है कि हम दूसरे से जुड़ाव करें, तो वो मिलकर एक सामाजिक समूह बनती है। यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतः समूह, यानी जब कई सारे लोग आपस में कोई एक बड़ा, जैसे ये भी एक ग्रुप है, ठीक है, ये अध्ययन के लिए बना हुआ ग्रुप है। तो इसी प्रकार से जब समाज में सामाजिक कार्यों के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है तो वो भी क्या है, सामाजिक समूह है। यानी 76 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है। 77 देखिए, अंतः समूह और बाह्य समूह की प्रकृति होती है तो ये काल्पनिक प्रकृति होती है। यानी 77 का जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 78 देखिए, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं। हमने पहले भाग में आपको बताया था कि जब हम परिवार के व्यक्तियों को एक गठित समूह के तौर पर देखते हैं तो उसे हम समिति कहते हैं, यानी उसको एसोसिएशन कहते हैं। याद रखिएगा, संघ या समिति, जिसको इंग्लिश में एसोसिएशन कहते हैं, ये जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। दूसरी बात कि समिति का निर्माण हितों की तार्किक स्वीकृति के आधार पर होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी हम अपने तर्कों के आधार पर देखते हैं कि वो सही है तब हम उसमें प्रवेश लेते हैं, ठीक है। यानी वो मेरे उद्देश्य के लिए है कि नहीं, ठीक है। यानी यहाँ पर 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा, समिति, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। 79 देखिए, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है, तो आपका सही जवाब होगा विशिष्ट उद्देश्य। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि समिति एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए जानबूझकर बनाई जाती है और इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी 79 का जवाब ए होगा। 80वां प्रश्न देखिए, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका जवाब होगा बाजार। बाजार सामाजिक संस्था है जो कि विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित होती है। और अगर हम उदाहरण के लिए समझें तो बाजार का जो नियंत्रण या उसका संगठन होता है वो अक्सर विशेष सामाजिक समूह या वर्गों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सामाजिक संस्था का संबंध किससे हो जाएगा, उदाहरण बाजार हो जाएगा। यानी 80 का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 81 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं, ठीक है। तो समुदाय का तत्व कौन नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प सी, सांस्कृतिक वैविध्य, ये समुदाय का तत्व नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि तो समुदाय के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो समुदाय के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे व्यक्तियों का समूह, सामुदायिक भावना, स्वतः विकास, स्थायीपन, आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता, ये सभी समुदाय के तत्व हैं, ठीक है। यानी कि 81 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 82 देखिए, किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है, तो आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। यानी कि जब समुदाय में पंचायत की संस्था मुस्लिम समुदाय, जनजाति समुदाय और हिंदू समुदाय, सभी समुदाय में अवेलेबल है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा 82 का। 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा रखता है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा लोकाचार। अब जरा लोकाचार और लोक रीतियों में ही कंफ्यूजन होता है, इन दोनों को समझ लेते हैं। लोक रीति जब पूरी तरीके से समाज के लिए नैतिक और लाभकारी मानी जाती है तो वो लोकाचार का स्थान ग्रहण कर लेती है। अब जरा सरल शब्द में समझिए कि लोक रीति और लोकाचार में इतना अंतर होता है कि लोक रीति उल्लंघन करने पर समाज में कोई दंड नहीं है, लेकिन अगर लोकाचार का उल्लंघन किया जाए तो समाज दंड देने का प्रयास करता है। और यहाँ पर कह रहा है कि उल्लंघन पर गंभीर दंड की अपेक्षा होती है, इसलिए हमारा विकल्प 83 का क्या होगा, सी लोकाचार। प्रश्न 84 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। शक्ति, प्रतिष्ठा, संपत्ति, इन तीनों के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इनके अतिरिक्त और क्या क्या आता है, जैसे आपने प्रतिष्ठा पढ़ लिया, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति और सुविधाओं की जब असमान वितरण को ही सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 84 का सही जवाब क्या होगा, डी सही हो जाएगा। 85 देखिए, कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को मिलता है। जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप, तो आपका सही जवाब होगा जाति व्यवस्था में, ठीक है। यानी जाति व्यवस्था किसके आधारित होती है, जन्म पर आधारित। जिस जाति में जन्म लिए वही जाति बन जाती है, तो ये जाति व्यवस्था का संबंध किस पर है, जन्म पर आधारित है, ठीक है। यानी यहाँ पर 85 का सही जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा। 86 देखिए, कर प्रजाति है, प्रजाति क्या होती है, तो प्रजाति जीव वैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय है, ठीक है। प्रजाति क्या है, जीव वैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय। आइए जरा प्रजाति को समझते हैं।
कराए वे सबसे बड़ा मानव समूह जो है वो है प्रजाति है, जो अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण अपने उच्च होने का दावा करती है। ठीक है, यानी मानव कहता है कि हम सबसे उच्च प्रजाति हैं, और प्रजाति की चेतना जिसमें उत्पन्न होती है, इसलिए प्रजाति यानी जिसको रेस कह रहे हैं, जैव वैज्ञानिक तथा मानव शास्त्री है। ठीक है, यानी 86 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 87 देखिए, संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? तो संस्कृति का मुख्य वाहक प्रतीक है। ठीक है, यानी यहां पर 87 का सही विकल्प क्या होगा? ए हो जाएगा। 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? यहां नहीं पर ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है तो वो वर्ग नहीं है। अब कौन कौन सांस्कृतिक विविधता का सूचक होता है? जैसे जाति, ये भी एक विविधता होती है। प्रजाति जैसे मानव और ये, फिर जनजाति, धर्म, भाषा, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, ये सभी क्या है? भारत में सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। ठीक है, वर्ग क्या है? वर्ग कोई विविधता को थोड़ा दर्शाता है। ठीक है, वर्ग तो जब होता है तब तो वो किसी एक समान लोगों का एक समूह होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर 88 का विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। 89 देखिए, सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या होती है? तो आपका सही जवाब होगा निर्धनता एवं अज्ञानता। ठीक है, यानी सरल जनजाति समाज में जो आर्थिक पिछड़ापन होता है उसका कारण क्या होता है? निर्धनता और अज्ञानता, यानी न उनके पास पैसा होता है और न ज्ञान होता है, इसलिए जो जनजाति समाज है वो आर्थिक तौर पर पिछड़ी होती है। यानी 89 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। 90% देखिए, राजनीतिक संस्था का सरोकार समाज में किसके बंटवारे से है? तो आपका सही जवाब होगा शक्ति के बंटवारे से। यानी राजनीति में समाज में बंटवारा किसके आधार पर होता है? शक्ति के आधार पर बंटवारा होता है। और एक बात और समझिएगा कि सामाजिक संस्थाओं को समझने के लिए दो संकल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं, एक है शक्ति और दूसरी है सत्ता। इनके आधार पर आप सामाजिक संस्थाओं को समझ सकते हैं। ठीक है, और राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में किस बंटवारे से है? तो शक्ति के बंटवारे से। यानी 90 का विकल्प क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 91 देखिए, 91 में क्या कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। तो सामाजिक नियंत्रण कह रहा है कि औपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा और अनौपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, इन दोनों तरीके से सामाजिक नियंत्रण जो है वो क्या होता है? क्रियाशील होता है। अब जरा औपचारिक साधन जो करा नियम उनका देख लीजिए। जैसे औपचारिक साधन में आप राज्य ले लेंगे, पुलिस आ जाएगी, कानून आ जाएगा। और अनौपचारिक की अगर बात करेंगे तो कौन से साधन आ जाएंगे? जैसे प्रथाएं हैं, नहीं कहते हैं गांव में कि प्रथा, ये प्रथा चली आ रही है, लोक रीतियां हैं, लोकाचार हैं, नैतिकता है, धर्म है, परिवार है, जनमत है, जितने भी अलिखित नियम हैं ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अनौपचारिक नियम के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों से ही सामाजिक नियंत्रण होता है। ठीक है, यानी 91 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा सी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं होता है। ठीक है, अब ये देखिए, अगर हम बात करें कि अवरोधक कौन कौन होता है, तो बाकी जो विकल्प है वो सब सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक है। जैसे विकल्प ए में दिया है परंपरावादिता, अगर हम परंपरावादिता निभाते चले आए, यानी जो हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है उसको निभाते चले आए, तो सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। जड़ता का मतलब एक जगह स्थिर, मतलब अपनी जो विचारधारा है उस पर एकदम अडिग रहना, मतलब उसमें समय परिस्थिति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं, तो वो भी सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। निहित स्वार्थ, यदि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचें, ठीक है, तो फिर सामाजिक परिवर्तन कहाँ आ पाएगा? यानी कि सामाजिक परिवर्तन में और यानी निहित स्वार्थ रहेगा तो सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब सामाजिक परिवर्तन के लिए निहित स्वार्थ अवरोधक है। और कौन अवरोधक नहीं है? आर्थिक प्रतिस्पर्धा। यानी जब हम समाज में लोगों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा होगी कि हम मेहनत करके अपना विकास करें, तो समाज में निश्चित तौर पर परिवर्तन भी होगा। यानी 92 का सही जवाब होगा सी। निश्चित तौर पर आप इसको समझ रहे होंगे। 93 देखिए, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऋग्वेद में। यानी ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और किस में मिलता था? तो ये 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही शूद्र शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी 93 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, ऋग्वेद। 94 देखिए, जाति व्यवस्था का आधार है। जाति व्यवस्था का आधार क्या होता है? जन्म। ये हम लोगों ने अभी समझा भी था। और ये उत्तर वैदिक काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था, ये भी याद रखिएगा। यानी कि वर्ण निर्धारण जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल से था, और उत्तर वैदिक काल के पूर्व यानी पूर्व वैदिक काल में क्या था? कर्म के आधार पर था। ठीक है, और वर्तमान समय की व्यवस्था क्या है कि जाति व्यवस्था का आधार किस आधार पर? जन्म के आधार पर है। 94 का सही जवाब क्या होगा? ए होगा। इस प्रकार हम लोगों को कोरिलेट करके इसको समझना होगा। 95 देखिए, जजमानी व्यवस्था पाई जाती है भारत में। जजमानी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? अभी पार्ट 1 जिन्होंने अच्छे से समझा होगा उसमें ये जिक्र हुआ था। जजमानी व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था की का एक लक्षण है, यानी उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए 96,
करा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। तो आपका सही जवाब होगा 1979 में, यानी विकल्प सी सही जाएगा, 1979 में। ठीक है, ये मंडल कमीशन की स्थापना 1979 में हुई और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार थी और पिछड़े वर्ग को सामाजिक और शैक्षिक पहचान देने के लिए एक मंडल एक गठित हुई थी कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इन्हीं के नाम के आधार पर, ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम के आधार पर इसे बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना। ठीक है, यानी कि 96 का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा 1979 में। 97 प्रश्न देखिए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आपका सही जवाब होगा डी, निर्धनता उन्मूलन के लिए। यानी जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म क्या है? IRDP। याद रखिएगा, आप शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा। कई बार क्या होता है प्रश्नों में विकल्प में शॉर्ट फॉर्म लिख देता है, तो याद रखिएगा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? IRDP। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1980 को हुई थी इस कार्यक्रम की। और इस कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 1980 से लेके 85। ठीक है, हर बात को कोरिलेट करके चलना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? निर्धनता उन्मूलन के रूप में, यानी यहाँ पर विकल्प 97 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, एक बात और याद यहाँ पे रखिएगा कि बाद में इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम पर जाना जाने लगा। किसको? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को। और ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब से बनी? तो ये 1999 में बनी। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पूछा गया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब? तो 1999 से। ठीक है, यानी 1999 से। और ये किसका नाम परिवर्तित होकर ये बनी है? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का, जिसकी स्थापना कब प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1980 को। आप बिल्कुल स्पष्ट समझ गए होंगे, यानी 97 का सही जवाब होगा डी। 98 देखिए, भारतीय संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब होगा पंचायती राज से। कल हम लोगों ने आपको इसके डिटेल में, जो आपने पहला पार्ट देखा होगा, उसमें हम लोगों ने इस पर डिटेल चर्चा की थी और हमने आपको यह भी बताया था कि पंचायत से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो पंचायत की एक वीडियो है पार्ट 8, उसमें जरूर देख लें। उसमें आपको ये सारी बातें देखने को मिल जाएंगी। लेखपाल के ग्रामीण विकास की प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो है, आप उसको जरूर देख लें। 98 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 99 करा कि PMG दिशा योजना के अंतर्गत किस उम्र के लोगों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो आपका सही जवाब होगा 14 से 60 वर्ष के बीच में। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो PMG दिशा योजना है, ये फरवरी 2017 में सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। अब इस योजना का लक्ष्य क्या है? कि प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को कंप्यूटर के क्षेत्र में शिक्षित करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? ताकि डिजिटल उपकरणों का वो इस्तेमाल इजीली कर पाए। और PMG दिशा योजना कब किस उम्र के लिए है? तो ये 14 से 60 साल के लोगों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए है। और अगर पूछे कि कब शुरू हुई थी, तो फरवरी 2017 में। इतनी बात को आपको याद रखना है। यह 99 का सही जवाब होगा ए। 100 देखिए, दीक्षा ऐप क्या है? तो दीक्षा ऐप का संबंध ई लर्निंग पोर्टल से है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होगा? ये भी पूछ सकता है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। ये स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है और इसका भारत में उपराष्ट्रपति ने 5 सितंबर 2017 को इसका प्रारंभ किया था। किसका? दीक्षा पोर्टल का प्रारंभ कब किया था? 5 सितंबर 2017 को। किसके द्वारा किया गया था? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा। और इसका इस्तेमाल क्यों होता है? स्कूली शिक्षा का ये एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, यह 18 से अधिक भाषाओं में इसमें पाठ्यक्रम उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। एक तथ्य और इसमें समाहित कर लीजिए कि यह प्लेटफॉर्म जो है वो शिक्षकों, छात्रों और अभिभावक के लिए एक आकर्षक शिक्षक सामग्री प्रदान करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर 100 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले टेस्ट सीरीज में ग्रामीण विकास के प्रश्न को देखते हैं। ये 5वां टेस्ट सीरीज है जिसका ये ग्रामीण विकास का प्रश्न है। ग्राम विकास क्या है? यानी यहाँ पूछ रहा है कि ग्राम विकास से संबंध किसका है? तो याद रखिएगा कि ग्राम विकास से संबंध में यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, जहां पर काम और आय के अवसर का प्रावधान हो। ठीक है, यानी यही तो ग्राम विकास का मेन काम है कि जहां पर काम और आय का समान अवसर हो। दूसरी बात कि प्रकृति, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग होता हो। ठीक है, यानी यहाँ पर और साथ ही साथ सुरक्षा और संवर्धन भी हो। यही ग्राम विकास का मेन लक्ष्य होता है। यानी 76 का जवाब क्या होगा? डी होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर हम पहले स्टेटमेंट को वेरीफाई करें कि ग्राम विकास के लिए काम और आय का अवसर, इसीलिए नरेगा चलाया गया, यानी कि वहां के लोगों को 100 दिन की निश्चित गारंटी योजना मिल पाए। दूसरा कि प्रकृति और भौतिक मानवीय संसाधनों का उपयोग हो, यानी कि ऐसी व्यवस्था स्टैब्लिश की जाए जहां पर प्रकृति और किसानों के बीच अच्छे
तरीके से संबंध हो, सुरक्षा और संवर्धन हो पाए, यही ग्राम विकास से संबंध है। यानी 76 का जवाब डी होगा। 77 देखिए, कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और मानवीय संसाधनों का संपूर्ण विकास करना, बिल्कुल सही है। लोगों की मानसिक सोच को परिवर्तित करना, यह भी ठीक है। ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये तीनों चीजें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। इसलिए 77 का सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 78 देखिए, किसने कहा था कि भारत गांवों में बसता है और गांवों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा 78 का, महात्मा गांधी। 78 देखिए, ग्रामीण निर्धनों को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो आपका सही जवाब होगा 3। अब ये जो ग्रामीण निर्धनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, ये किस आधार पर या कब बांटा गया? तो एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था, इसके तहत ग्रामीण निर्धनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया। अब एक बात आती है कि भाई कौन कौन सी श्रेणी है? पहली श्रेणी है भूधारक, यानी ऐसे व्यक्ति जो भूधारण रखते हैं लेकिन वो निर्धन है। दूसरे हैं दक्ष या कुशल, यानी कि ऐसे ग्रामीण जो जिनके पास किसी काम का हुनर है, यानी उनके पास कौशल है लेकिन वो निर्धन है। तीसरी श्रेणी है कि भूमिहीन और अकुशल, यानी तीसरा वो है जिनके पास न तो जमीन है और न ही कोई कुशलता है, न ही कोई हुनर है उनके हाथ में। ये 3 श्रेणी बनाई गई थी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण निर्धनों के लिए। एक बात मैं आपसे यहाँ पर रिकॉल कराना चाहता हूँ कि जब ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की बात हो रही है तो आपने पहले पार्ट में पढ़ा था कि गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो आपको याद आ रहा होगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भर की बात की गई थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से है? तो वो 1974 से 1979 तक है, ठीक है, यानी 1974 से 79 तक है। और इस प्रकार आपके 79 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी होगा, यानी 3। 80 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना ग्राम विकास योजना से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा डी। ये तीनों योजनाएं जो हैं ये ग्राम विकास से हैं। आइए जरा तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है मनरेगा। एक बात स्पष्ट समझिएगा कि मनरेगा ग्राम विकास के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, ठीक है, और लगातार आपने देखा होगा कि सरकार भले बदल गई लेकिन इस योजना को नहीं हटाया गया, यानी ये निश्चित तौर पर ग्रामीणों के एक उत्थान के लिए है। और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह मनरेगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस पर डिटेल चर्चा करते हैं कि ये इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। ये सभी अतिरिक्त फैक्ट हैं, इनके बारे में आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। मनरेगा का पहली बात तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। दूसरी बात पूछा जा सकता है कि ये कब प्रारंभ हुआ? तो जरा इसके सीक्वेंस को समझिएगा। पहले इसका नाम नरेगा था। नरेगा के रूप में राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति कब दी थी? 5 सितंबर 2005 को। यानी नरेगा की स्वीकृति राष्ट्रपति से कब मिली? 5 सितंबर 2005 को। उसके बाद नरेगा को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 2 फरवरी 2006 को 20 जिलों में एक ट्रायल के तौर पर प्रारंभ किया गया, ठीक है, और बाद में 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में लागू हो गया। उस समय जम्मू कश्मीर उसमें शामिल नहीं था। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग संविधान था, यानी आर्टिकल 370 था वहां पे। तो यानी कि पूरे देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008 में। अब एक बात और यहां पर पूछी जा सकती है कि नरेगा से मनरेगा का नाम कब परिवर्तित हुआ था? तो आपका आप क्या बताएंगे? 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, यानी नरेगा को आपने 360 डिग्री में घुमा दिया, यानी जो जो प्रश्न बन सकते थे आपने वो सभी। अगली योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि इसको पूर्व में इंदिरा गांधी आवास योजना कहा जाता था और 1 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रख दिया गया। अगली योजना का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई थी। ये तीनों योजनाएं ग्राम विकास योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। एक योजना और इंक्लूड कर लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह भी ग्राम विकास में है और इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार 80 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों को एक होलिस्टिक फॉर्मेट में रखते हुए प्रश्नों को देखना है। जो लोग पहले से जुड़े हुए ऑनलाइन स्टडी ग्रुप से, वो जानते हैं कि जहां आवश्यकता पड़ती है हम इसको अन्य प्रश्नों के साथ, तथ्य के साथ कोरिलेट करते हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है वहां करंट के साथ कोरिलेट कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग होलिस्टिक फॉर्मेट में प्रश्नों को देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 81 को देखिए, कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी हद पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है, ठीक है। ये तो स्वाभाविक बात है। 81 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 82 देखिए, अनुसंधान व्यापक रूप से अध्ययन करता है, यानी अनुसंधान किस पर अध्ययन करता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें? अब देखिए पहला क्या कर रहा है? ज्ञात तथ्यों और विचारों की समग्र जानकारी के आधार पर, ठीक है। इस आधार पर भी अनुसंधान किया जाता है, यही आधार है, यानी पहला स्टेटमेंट ठीक है।
दूसरा कह रहा है कि अध्ययन के लिए समस्याओं की पहचान और चयन करना, यह भी ठीक है। यानी पहले हम लोग उसकी समस्या का अध्ययन का पहचान करते हैं और चयन करते हैं, तभी हम लोग अनुसंधान करते हैं। यानी कि यहाँ पर 82 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अनुसंधान के उद्देश्य हैं। अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं? तो अनुसंधान का उद्देश्य है अन्वेषण करना, ठीक है। उसके बाद वर्णन करना होता है, उसके बाद प्रयोग करना होता है, फिर निदान करना होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर प्रयोग करना ऑप्शन में नहीं है क्योंकि 3 ही विकल्प रखना होता है। तो यहाँ पर आंसर 83 का क्या होगा? डी होगा। अब ये समझ लीजिए कि अनुसंधान के उद्देश्य में क्या क्या आते हैं। तो जो अनुसंधान के उद्देश्य में 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा? अन्वेषण करना, वर्णन करना, प्रयोग करना और निदान करना, ठीक है। 83 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। 84 देख लीजिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 12 अप्रैल 2005 को। यानी 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुरुआत किया गया। किस मंत्रालय द्वारा? तो स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्या उद्देश्य था? कि इसका उद्देश्य कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा सके, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 को हुआ। यानी विकल्प ए सही हो जाएगा 84 का। 85 देखिए। कह रहा है कि सामुदायिक विकास योजना को तकनीकी सहायता किस देश से प्राप्त हुई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? डी, अमेरिका। याद रखिएगा ये इस प्रश्न को, सामुदायिक विकास योजना को तकनीकी सहायता अमेरिका से प्राप्त हो रही है, यानी 85 का सही जवाब डी होगा। 86 देखिए। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में किस रूप के लिए सुझाव दिया था? तो आपका सही जवाब होगा त्रिस्तरीय। पहले पार्ट में हमने इसको एक्सप्लेन किया था, देखिए आज यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न है। दूसरी बात ये याद रखिएगा, हमने आपको एक और बात बताई थी कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सबसे पहली रिपोर्ट है, ये कब की है? 1957 में। दूसरी बात कि इन्होंने त्रिस्तरीय में क्या किस किस स्तर की बात की? तो इन्होंने कहा जिला स्तर पर जिला परिषद हो, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति हो और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, ठीक है। इस प्रकार 86 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। द्विस्तरीय किसने दी थी? आपने पहले पार्ट में प्रश्न में पढ़ा था, अशोक मेहता ने, ठीक। तो याद रखिएगा इसको, 86 का सही जवाब होगा डी। 87 देखिए। करे वह भौगोलिक क्षेत्र जहां कुल जनसंख्या का 2/3 भाग कृषि कार्य में तथा 1/3 भाग द्वितीय व तृतीय व्यवस्था में जुड़ा होता है, वह भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है वो भौगोलिक क्षेत्र? ग्रामीण कस्बा। यानी ग्रामीण कस्बे में वहां की कुल जनसंख्या की 2/3 भाग अगर कृषि कार्य में लगा है और 1/3 भाग द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? ग्रामीण कस्बा कहेंगे। 87 का सही जवाब होगा ए। 88 देखिए। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायत का गठन कब किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ए, 15 अगस्त 1949 को, यानी कि 15 अगस्त 1949 को, ठीक है। इसका किसका गठन किया गया था? उत्तर प्रदेश में पंचायत का गठन किया गया था। और एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत का गठन 1000 की आबादी पर किया जाता है और जो पंचायत में चुनाव देने की उम्र की जो सीमा है वो न्यूनतम क्या है? 18 वर्ष है, ठीक है। इस प्रकार हमारे 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 15 अगस्त 1949 को। अगला देखिए 89। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1961 से 1962 में, ठीक है। यानी पंचायत उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली 1961-62 में लागू हुई थी, यानी 89 का सही जवाब क्या होगा? ए सही हो जाएगा। 90% देखिए। कराए कि नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कब कर दिया गया? तो अभी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था, इसे कब किया गया? तो आपका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 2009 को, यानी 90 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। 91वां प्रश्न देखिए। 91वां प्रश्न में दिया है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक पेंशन योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों यानी जिनकी 60 वर्ष या उससे अधिक के जो नागरिक हैं उनको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, उनके लिए योजना चलाई गई। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू की गई, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, मई 2017 में शुरू की गई। और तीसरी बात कि इसकी संचालन की जिम्मेदारी जीवन बीमा निगम के पास है। और इस प्रकार हमारे 91 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। पेंशन योजना है और किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। 91 का ए। अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित कर नाम दिया गया, तो क्या नाम दिया गया? तो आपका सही जवाब होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका मतलब क्या हो गया कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 2011 में पुनर्गठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दे दिया गया। एक बात और इंक्लूड कर लीजिए, बाद में इसे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? DDUAY, DDUAY यानी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कर दिया गया, ठीक है। और ये क्या है? ये ग्रामीणों को स्वरोजगार देने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा कि कब कब इसका नाम कैसे बदला। यानी 92 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 93 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ किया गया? तो आपका सही जवाब होगा 13 जनवरी 2016 को, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था। अब इसमें क्या व्यवस्था है, जरा इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि इसके तहत जो किसानों की जो बीमित राशि है वो रबी फसल के लिए कितनी है, 1.5% है, खरीफ के लिए कितनी है, 2% है, और जो वाणिज्य बागवानी फसल है उसके लिए 5% बीमा प्रीमियम देय होगा। ठीक है, याद रखिएगा, रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी फसल के लिए 5% प्रीमियम देय होगा। और ये योजना कब प्रारंभ की गई? 13 जनवरी 2016 को। 93 का सही जवाब होगा ए। अगला 94वां प्रश्न देखिए, एक बीघा में कितने बिस्वे के बराबर होता है? तो आपका सही जवाब होगा 20 बिस्वा, यानी एक बीघे बराबर 20 बिस्वा होता है। यहाँ पर एक और बात याद रखिए कि अगर ये पूछा जाए कि एक बीघा बराबर कितने वर्ग गज होता है, तो आपका जवाब होगा 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। यानी एक बीघा बराबर 20 बिस्वा और एक बीघा बराबर 3025 वर्ग गज। ठीक है, इस प्रकार 94 का सही जवाब क्या होगा? ए, 20 बीघा बिस्वा, सॉरी, एक बीघा बराबर 20 बिस्वा। अगला देखिए 95 देखिए, उत्तर प्रदेश में चकबंदी सर्वप्रथम किस जनपद में प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मुजफ्फरनगर। यहाँ जो विकल्प है वो है मुजफ्फरनगर, यानी 95 का सही जवाब क्या होगा? सी। आइए जरा इसको डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश में चकबंदी जब पूरे प्रदेश में जो लागू हुई थी वो हुई थी 1958 में। पहली बात तो आपको ये समझ लेना है। लेकिन 1954 में मुजफ्फरनगर वो ऐसा जिला था जहां पर प्रायोगिक तौर पर इसको लागू किया गया था। इसीलिए प्रश्न में कहा गया चकबंदी सर्वप्रथम किस जनपद में आई? तो मुजफ्फरनगर में। क्या किस सन में आई? 1954 में। और पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब लागू हुई? तो 1958 में। ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात और ये समझ लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम का जो प्रायोगात्मक प्रक्रिया चली थी वो 2 जगह चली थी। कहां पर? एक तो आपने पढ़ लिया मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर को वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं आप? शामली कहते हैं। उसके कैराना तहसील में इसको प्रारंभ किया गया था। हो सकता है कि कभी आपसे मुजफ्फरनगर यानी शामली की जगह पर कैराना भी लिख कर आ जाए, तब भी आप उसको टिक करेंगे। और दूसरा कौन था? सुल्तानपुर, जिसको अब अमेठी, यानी कि वहां की किस तहसील में हुआ था? तो वहां पे मुसाफिर खाना तहसील में। तो हो सकता है कभी आपको जिलों की जगह पर तहसील का नाम दे दे, तो याद रखिएगा कि मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील में सर्वप्रथम इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यानी 95 का सही विकल्प क्या होगा? सी हो जाएगा। 96 देखिए, पहली बार कृषि संगणना हुई थी तो ये कब हुई थी? यानी फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। 1970-71 में पहली बार कृषि संगणना यानी फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था। कब? 1970-71 में। यानी आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 96 का। 97वां प्रश्न देखिए, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उपभोक्ताओं को मिलता है क्या क्या मिलता है? मिट्टी का तेल मिलता है, खाद्यान्न गेहूं चावल मिलता है, खाद्य तेल और चीनी मिलता है। यानी यहाँ पर तीनों विकल्प सही है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी, यानी तीनों चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला 98वां प्रश्न देखिए, ऑपरेशन वर्गा का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब होगा ऑपरेशन वर्गा का संबंध बटाईदारों के संरक्षण से है। अब दूसरी बात उठती यह है कि ऑपरेशन वर्गा कहाँ चला था? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में बटाईदारों के संरक्षण के उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया था। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन वर्गा एक भूमि सुधार कार्यक्रम था, यानी ये बटाईदारों के संरक्षण के लिए था। यानी 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 99वां प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा बी, 1970 में। यानी 1970 में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध से, ये भी ये बात याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो ऑपरेशन फ्लड है इसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। और इसके लिए श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। ठीक है, यानी वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। दूसरी बात एक और याद रखनी है आपको कि भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में विश्व में नंबर 1 है। ठीक है, यानी 99 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1970। 100 देखिए, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं तो इसका सही जवाब होगा सी, राजस्व अधिकारी के। यानी लेखपाल के कागज पर राजस्व अधिकारी के सिग्नेचर होते हैं। 100 का सही जवाब होगा सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये अगला प्रैक्टिस सेट है जिसका ये ग्राम विकास का प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह है? ठीक है, तो यहां पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी परिवार जो होता है वही प्राथमिक समूह होता है। अभी हम लोगों ने इस पे समूह, जब हम लोग एसोसिएशन की चर्चा कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने इस पे बारे में किया था। यानी प्राथमिक समूह कौन है? परिवार है। यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ कुछ बातें और समझिए। प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो C.H. कूले ने दी थी, पहली बात ये। और उन्होंने अपनी पुस्तक किस पुस्तक में दी थी? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के बारे में सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी थी? C.H. कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी थी। और कूले ने प्राथमिक समूह का अच्छा उदाहरण क्या क्या बताया था? परिवार,
पड़ोस क्रीड़ा समूह को बताया था। इन्होंने इसको प्राथमिक समूह का एक अच्छा उदाहरण बताया था। क्या क्या? परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 97 का सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 77 देखिए, निम्नलिखित समुदाय का उदाहरण कौन है? तो करा है कि समुदाय का उदाहरण कौन है, तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय मूल के लोग। यानी जो भारतीय मूल के लोग हैं वो क्या है? वो क्या? एक समुदाय है। ठीक है, तो यहाँ पर समुदाय क्या होता है? यानी कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके सदस्य अपनी प्रतिदिन की क्रियाओं और कामों के लिए सामान्य भूभाग को मतलब एक सहभागी के रूप में उसको उपयोग करें। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी समुदाय का उदाहरण क्या है? भारतीय मूल के लोग, ये समुदाय हो जाएंगे। ठीक है, और समुदाय में समान संस्कृति होती है, सहभागिता होता है, अनुभव होता है। ठीक है, इन आधार पर ये इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो यानी आपका 77 का सही जवाब क्या होगा? सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से सांस्कृतिक विलंबन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति के पीछे रह जाती है तो उसको क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं। यानी 78 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करता है? यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तीनों, जैसे मध्यम वर्ग की उपस्थिति, वर्ग आधारित अंतर और सामाजिक गतिशीलता। ये तीनों कारण हैं जो औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 79 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, 80 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर करता है? तो आपका सही जवाब होगा व्यावसायिक विभिन्नता। ठीक है, यानी कह रहा है कि ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर किसके द्वारा होता है? व्यावसायिक विभिन्नता के कारण। अब जरा इसको समझ लीजिए कि कैसे व्यावसायिक विभिन्नता है। मान लीजिए कि जो नगरीय समुदाय है वो लोग उद्योग और सेवा क्षेत्र में लगे हैं, और जबकि ग्रामीण समुदाय किसमें लगा है? कृषि पर लगा है। ठीक है, तो यही बात साबित हो गई कि इस आधार पर, यानी दोनों के व्यवसाय अलग अलग है, इस आधार पर उसमें विभिन्नता होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? किस और आधार पर विभिन्नता हो सकती है? जैसे नगरीय समाज में सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है, जबकि ग्रामीण समुदाय में सामाजिक गतिशीलता कम होती है। ठीक है, दूसरी बात कि नगरीय समाज में श्रम विभाजन अधिक होता है, और जबकि ग्रामीण समाज में श्रम विभाजन कम होता है। ठीक है, यानी ये भी कारण है ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच में अंतर के लिए। यहाँ विकल्प में आपका जो विकल्प सही होगा व्यावसायिक विभिन्नता। ठीक है, और उसका उदाहरण हमने अभी आपको दिया, यानी 80 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। 81वां प्रश्न देखिए, ग्रामीण सामाजिक संगठन के निम्नलिखित में से कौन से कारक आपके विचार को प्रभावित करते हैं? तो आपका सही जवाब होगा डी। ग्रामीण सामाजिक संगठन के परिवहन और संचार, जाति व्यवस्था, शहर से निकटता, औद्योगिकरण, ये सभी चीजें जो है वो प्रभावित करती हैं। यानी 81 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। 82 देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का समाजशास्त्रीय उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना का समाजशास्त्रीय उद्देश्य क्या होगा? सामाजिक पुनर्निर्माण होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर 82 का विकल्प क्या होगा? ए सही हो जाएगा। यानी कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो यही चाहेगा ना कि समाज का पुनर्निर्माण हो। ठीक है, यानी 82 का सही जवाब क्या होगा? ए होगा। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है सामाजिकरण करना, आदर्शात्मक अनुपालन और अनुशासित का प्रयोग करना। ठीक है, ये तीनों बातें सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। यानी कि 83 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, और जो सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो E.A. रॉस के द्वारा दी गई थी। इनकी पुस्तक का नाम है सोशल कंट्रोल। ठीक है, यानी E. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण के बारे में बताया है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 84 कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से है? तो आपका सही जवाब होगा जीवन प्रतिमान में। यानी कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या है? कि हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, यानी हमारे रहन सहन, हमारे बिहेवियर में, हमारी चीजों में परिवर्तन। यही क्या है? एक सामाजिक परिवर्तन का लक्षण है और उससे सीधा संबंध है। 84 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 85 देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक की रचना की है? तो आपका सही जवाब होगा एम विश्वेश्वरैया। यानी एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की पुस्तक की रचना की है। अब याद रखिएगा, ये जो एम विश्वेश्वरैया है ये भारत के महान अभियंता और राजनीतिक रहे, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कभी कि 15 सितंबर को जो अभियंता दिवस मनाया जाता है ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा एम विश्वेश्वरैया के, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। यानी 85 का सही जवाब होगा सी। 86 देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? तो आपका सही जवाब होगा विज्ञान और तकनीकी की है। क्यों? क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से ही ट्रैक्टर, मशीन, थ्रेसर आदि चीज़ों का आविष्कार हुआ,
तो इस प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र में जो समग्र विकास और परिवर्तन आए हैं उसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है विज्ञान और तकनीक, यानी 86 का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा। 87 देखिए, ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो आपका सही जवाब होगा जे गालपिन ने, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। जे गालपिन ने ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अब ये बात समझिए कि ये ग्राम नगर अवधारणा क्या है, तो यानी ग्रामीण और नगरीय समुदाय की पारस्परिक अंतःक्रिया को, ठीक है, यानी कि इसके मिश्रण को ही, ठीक है, इनकी मिश्रित प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ग्राम्य नगर अवधारणा कहते हैं। और किसने दिया था, तो गालपिन ने दिया था। 87 का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा। 88 देखिए, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है, तो आपका सही जवाब होगा स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या। अब यहाँ इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि कह रहा है ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है। आप सोचेंगे भूमि का अभाव भी तो बाधा है, धन का अभाव भी तो बाधा है, अशिक्षा भी तो एक बाधा है। हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ग्रामीण भारत में ये तीनों बाधाएं हैं, लेकिन प्रश्न में प्रमुख बाधा पूछ रहा है। और प्रमुख बाधा क्या है, स्थानीय लोगों का स्वयं के झगड़े और ईर्ष्या। यानी ग्रामीण भारत में लोग एक दूसरे के ही चक्कर में ज़्यादा है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो ऐसा कैसे कर लिया, उसको पीछे करने के लिए क्या किया जाए। ये जो टेंडेंसी है ये ग्रामीण भारत को पीछे करने के लिए उसके विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। हमें जब तक एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ने की मानसिकता डेवलप होगी, जब हम दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो हम स्वयं के लिए अच्छा कैसे सोच सकते हैं। ये जब तक धारणा लोगों के मन में नहीं आएगी तब तक विकास ग्रामीण भारत का ही नहीं, वो किसी भी शहरी विकास। अब देखिए ग्रामीण भारत की अपेक्षाकृत अगर कंपेयर करेंगे तो शहर में इस तरह की भावनाएं ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं, कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी 88 का सही जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा। 89 देखिए, उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी। 1978 में समन्वित यानी समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, यानी यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा 1978 में। आइए 90 प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो आपका सही जवाब क्या होगा, निर्धनता उन्मूलन के रूप में। यानी जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया ये किसके लिए, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, निर्धनता को उन्मूलन करना। यानी 90 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 91 देखिए, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 1 अप्रैल 1999। अभी हमने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में इसको बताया था, देखिए ये प्रश्न के रूप में आ गया। ग्रामीण विकास कार्यों का उल्लेख स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1999 को हुआ था। याद रखिएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शॉर्ट फॉर्म क्या है, SGSY, ठीक है। ये किस लिए हुआ था, तो ये ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 92 देखिए, कह रहा है कि पंचायत राज संस्थाएं होती हैं, तो पंचायत राज संस्थाएं कैसी होती हैं, त्रिस्तरीय होती हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कई प्रश्नों में, तो ये पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा 92 का। और त्रिस्तरीय संकल्पना किसने दी थी, अभी आपने पढ़ा है, बलवंत राय मेहता ने। और कब दी थी, 1957 में दी थी। अब एक बात और ये समझ लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। और किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। और 92 का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94वां प्रश्न देखिए, प्रतिष्ठा योजना का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा, सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार, ठीक है। यानी जो सिर पर मल ढोने वाले सफाई कामगार हैं उनके लिए प्रतिष्ठा योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा। अब प्रश्न उठता है ये प्रतिष्ठा योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 1992-93 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। यानी अब ये सिर पर मैला धोने वाली प्रथा को समाप्त कर दिया गया और इसमें इसके लिए काम किया था प्रतिष्ठा योजना ने। और ये कब शुरू की गई थी, 92-93 में। 94 का सही जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा। 95वां प्रश्न देखिए, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका सही जवाब होगा MN श्रीनिवास। यानी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है, MN श्रीनिवास है। यानी 95 का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा। 96वां प्रश्न देखिए, भारत में समन्वित जनजाति विकास योजना का आरंभ कब किया गया था, तो आपका सही जवाब होगा 1975 में, ठीक है। यानी भारत में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ITDP। और कब प्रारंभ किया गया था, तो 1974-75 में। यानी आप विकल्प में ए सही मारेंगे, 1975। अब इस परियोजना का क्या मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो जो समन्वित जनजाति योजना थी इसका उद्देश्य था कि सभी प्रकार के शोषण का अंत हो, लोगों में आंतरिक शक्ति का निर्माण हो
और तीसरी बात ये महत्वपूर्ण थी कि संस्थागत योग्यताओं में वृद्धि हो। ये समन्वित जनजाति विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 96 का सही जवाब होगा ए 1975। 97 देखिए, निम्नलिखित में से सरकार द्वारा किए जाने वाले जो कौन से प्रयत्न हैं जो समाज कल्याण से संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विस्थापितों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का यह कार्य समाज कल्याण से संबंधित है। यानी 97 का सीधा संबंध किससे होगा? सी से होगा। ठीक है, अगला देखिए, कर 98 सामाजिक शोध का प्रथम चरण क्या है? तो याद रखिएगा, सामाजिक शोध का प्रथम चरण क्या है? विषय का चयन करना। ठीक है, यानी अगर आपसे यह कहा जाए कि सामाजिक शोध का प्रथम चरण क्या है, तो शोध विषय का चयन करना और उसका प्रतिपादन करना। ठीक है, ये चीजें सामाजिक शोध के प्रथम चरण में, विषय का चयन करना और प्रतिपादन करना। यानी 98 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। 99 देखिए, किसी सामाजिक अध्ययन में कौन सा एक आवश्यक है? यानी अगर हम सामाजिक अध्ययन करें तो क्या आवश्यक है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अध्ययन क्षेत्र और निदर्श। ठीक है, यानी अगर हमको सामाजिक अध्ययन करना हो तो हमें सामाजिक विज्ञान का, मानविकी का, इतिहास का, इन सभी चीज़ों का हमको अध्ययन करना होगा और इसी अध्ययन क्षेत्र के साथ साथ निदर्श का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी 99 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न, हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, डॉक्टर राजबली पांडे। यानी डॉक्टर राजबली पांडे द्वारा हिंदू संस्कार पुस्तक का लेखन किया गया था। यानी 100वें प्रश्न का विकल्प सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजबली पांडे। आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और एक बात और याद रखें कि ग्राम विकास के साथ साथ जो और भी पार्ट हैं जैसे सामान्य ज्ञान, हिंदी के, इनकी भी आपको प्रश्नों की सीरीज मिलती रहेगी। और ग्राम विकास के संबंधित जो भी तथ्य हैं वो सभी तथ्य आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अब अपनी तैयारी में एकदम जुट जाएं, क्योंकि अब ये अंतिम चरण है। क्योंकि परीक्षा में मात्र 1 माह का समय मात्र बाकी, आप समझ के चलें। अब बाकी का समय रिवीजन के लिए होगा। अभी कम से कम इन चीज़ों को याद रखें ताकि आगे चल के रिवीजन करने पर ये सारी चीज़ें सही हो जाएं। जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी अतिरिक्त तथ्य भी लगाए जाएंगे, उससे करंट से व्याख्या भी की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपकी तैयारी को संपूर्ण कराया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।